हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आप लोगों का इंडियन ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज जो आपका उत्तर प्रदेश को लेकर जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि जिसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी चारों पार्ट हैं, आपको बारी बारी से करा रहे हैं। आप लोग पेपर को देखिए और अपने तैयारी को चेक करिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि अगर आप जब तक कोई ऑफिशियल पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप परीक्षा की तैयारी करते जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और देखिए, जब स्टूडेंट कट ऑफ किसी भी परीक्षा का जब मेरिट में कट ऑफ लगता है, अगर किसी भी स्टूडेंट का जब 1 नंबर या 2 नंबर से मेरिट में नाम हट जाता है, तब उसको तब उन सारी चीज़ों का पता करने के लिए उनके पास वो टाइम बीत जाता है। तो आप लोग उससे पहले कि अगर आपके साथ ऐसा हो, आप उससे पहले ही पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, आप एक ही चैप्टर, एक ही चीज़ को पढ़ते रह जाएंगे और आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको आइए, आज ये देखिए, ये पेपर है, इसकी सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, आप सुनते चलिए और अपने क्वेश्चन को चेक करते चलिए। मैं प्रश्न और उत्तर दोनों बता दूंगा, और आगे जब इसका रीजनिंग पार्ट आएगा, रीजनिंग के बाद जो इसका मैथ का पार्ट आएगा, तो उसको हम हल करा देंगे। और आपको बताते चलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए जब ऑफिशियल पेपर होता है किसी भी एग्जाम का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विकल्प का अगर आप हेल्प लेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप विकल्प का सहारा लेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिना विकल्प देखे ही आपको सवाल करना होगा। तो जो जो सारी बातें हैं, आपको कैसे क्वेश्चन हल करना है और कैसे क्वेश्चन छोड़ देना है, सारी बातें बताते चलेंगे। आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिए। देखिए, ये पेपर है, ये पेपर जो है आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस और जेल वार्डर, जितनी भी अगर आप यूपी की वैकेंसी देख रहे हैं उसके लिए बहुत मदद साबित करेगा। और आपको हम बताते चले कि जो ऑप्शन से आप कैसे क्वेश्चन को हटाएंगे वो भी आप समझ लीजिएगा, उसको हम बता देंगे, शेयर कर देंगे आपको। और आप सिलेक्टेड चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा मटेरियल होता है जिसका कुछ काम नहीं होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ते चलिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए दिखाते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन था, एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। देखिए, आपको ऑप्शन भी दे दिया था, फावड़ा, राहत, ढकेली, मोट, 4 ऑप्शन था। तो आपको इसमें सीधा सीधा ये पकड़ना था, एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो आप फावड़ा जानते ही हैं, जिसका प्रयोग आप और बरसात के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है उसको ढीला करने के लिए फावड़ा का यूज किया जाता है। तो आयोग के पेपर में आपको सारी चीजें आपके अगल बगल से ही क्वेश्चन देगा, बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा बस। और आप प्रश्न को रट के कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको सारी चीजें थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने अगल बगल क्या हो रहा है, माहौल कैसा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फावड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो सर्वप्रथम देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उन्होंने सबसे पहले किस विदेशी देश का दौरा किया था? आप क्वेश्चन का टाइप देखते चलिए कि क्वेश्चन आ कैसे रहा है। तो वो सबसे पहले भूटान देश की यात्रा किए थे। फिर क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य से भी क्वेश्चन आता है। तो कौन सा देश था जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ साझा करता है? नेपाल। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिससे दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। और ऐसे देखिए जितने भी समूह हैं उसको भी आप लोग देखते चलिए। फिर क्वेश्चन था,
निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर है उसका 23वां जिला कौन सा जिला था जिसको शामिल किया गया था? तो ऑप्शन में रखा था शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो क्या क्या होगा? अलीगढ़ होगा। तो आप ऐसे टाइप जान लीजिए कि जो भी जिला प्रेजेंट में जहां भी शामिल हो रहा है आप उसको भी याद कर लीजिए। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ने से बेहतर है कि आप जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करंट से लेकर है, उसको तैयार रखिए। क्योंकि जीएस है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा करके आइए। जितना कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। क्योंकि आपको मेरिट में नाम अगर लाना है तो आपको सबसे हट के पढ़ना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? जो पाल राजवंश था उसके सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। पाल वंश का स्थापना जो है गोपाल ने किया था। गोपाल नाम के राजा थे, उन्होंने किया था। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे रोपड़ के रूप में जाना जाता है। जो बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? रोपड़ खेती के रूप में। और फिर था नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? देखिए जो नेपच्यून है उसके अलावा और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? हमारा पृथ्वी। पृथ्वी भी नीला ग्रह है और नेपच्यून भी नीला ग्रह है। तो ऐसे क्वेश्चन देता है जो आप कभी सुनने में नहीं मिलता है और पेपर में छूट जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है। क्रिप्टन, आर्गन, जेनान, क्लोरीन। देखिए क्रिप्टन, आर्गन, जेनान जो है वो निष्क्रिय गैस है। क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। और फिर क्वेश्चन था गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। देखिए एक गुलाबी गैंग बना था महिलाओं के लिए। तो उसके जो उस समय ये पेपर जब हुआ था 2018 में शायद हुआ था, तो उस समय गुलाबी गैंग काफ़ी फेमस हो गया था। उस समय गुलाबी गैंग नाम से एक फिल्म भी आई थी जिसका इन्होंने विरोध किया था। संपत पाल देवी इसके संस्थापक हैं। इन्होंने उस फिल्म को लेकर विवाद पैदा कर दिया था। उसी को देखते हुए आयोग ने क्वेश्चन बना दिया था। जो कोई फिल्म आई थी गुलाबी गैंग करके आई थी, तो उसमें इन्होंने विरोध उत्पन्न किया था। संपत पाल देवी हैं इसके संस्थापक। और गुलाबी गैंग जो है मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। जब भी किसी चीज को लेकर विवाद हो, अगर उसका नाम आ जाए तो आपको उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि आयोग ऐसे क्वेश्चन कोई रखता है जो समाज में और किसी भी मुद्दे को लेकर उठता है, उसी को लेकर हमारा आयोग जो है क्वेश्चन बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक है और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक एवं महिला सशक्तिकरण के जो भी कार्य है उसका ये जो है निर्वहन करती है। अगला क्वेश्चन क्या था? मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, पीतल जो है काफी प्रसिद्ध होता है मुरादाबाद में और वही इस समय चल रहा है। और फिर था सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? देखिए सर्वप्रथम जो देश है वो कौन सा ऐसा देश था जिन्होंने महिलाओं को मतदान मतलब वोट देने का अधिकार प्रदान किया था? तो वो देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और अगला क्वेश्चन था भारत में अली बंधु शौकत एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। फिर क्वेश्चन था भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत करता है? मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की न्यायपालिका, संसद। देखिए हमारे संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निर्वहन करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 अनुच्छेद 51 का से लिया गया है और किस देश से लिया भाग? और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये 3 चीजें आप याद रखिए। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है
भारतीय संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद जो है 51 का और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय जो मेरठ में स्थित है। कहाँ है? मेरठ में। तो और एक क्वेश्चन था ऐसे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया है गुलामी से स्वतंत्रता का। किसका? गुलामी से स्वतंत्रता का। देखिए आप लोग ये क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन सुनते चलिए ताकि आपको इसका अंदाजा लग सके कि क्वेश्चन आता कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि इसका प्रश्न उत्तर आपको याद ही हो, कम से कम इतना तो पता चलेगा ना कि क्वेश्चन किस रेंज और किस क्षेत्र से पूछा जा रहा है। और हमारा इंडियन ग्रुप का जो मोटिव है वो यही है कि आपको क्वेश्चन के बेसिक स्तर पता हो जाए, बाकी सारा काम तो आप ही को करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, लगाना कैसे है, वो सब काम आप करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो स्वयं शिक्षण प्रयोग। स्वयं शिक्षण प्रयोग एक गैर सरकारी संगठन है। देखिए जितने भी गैर सरकारी संगठन बन रहे हैं उनका कहाँ पे कैसे समाज के लिए कैसे यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हमेशा आयोग के जो है प्रश्न डालने का एक हमेशा मन बनाए रहता है। तो आप गैर सरकारी संगठन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट रखिए अगर आपको वास्तव में मेरिट में आना है तब। और अगला क्वेश्चन क्या था? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। फिर था मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस स्थित रंग द्रव्य में किसका निर्भर करता है? देखिए पूछा था मनुष्य के जो आंख है वो किस रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया था आइरिस, कार्निया, फेस, लेंस। तो देखिए बहुत से मनुष्य के आप देखेंगे किसी की आंख काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की मतलब कि 2-3 कलर की होती हैं। तो वो किस रंग द्रव्य पर निर्भर करती हैं? तो वो रंग द्रव्य जो होता है वो आइरिश होता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। आइरिश के कारण मनुष्य का जो आंख का रंग है वो बदलता है। ओके, अगला क्वेश्चन था हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी जी हैं। और अगला क्वेश्चन था 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? तो बुंदेलखंड को। किसको? बुंदेलखंड को। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है बुंदेलखंड उसको छेदी कहा जाता था। फिर मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। तो ऐसे देखिए किसी भी वंश की जब समाप्ति होती है तो कौन राजा था, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन आता है। जैसे वंश देखिए गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो इसका कभी कोई क्रम भी पूछ लेता है और वंश को लेकर ये पूछता है कि इसका निर्वहन कौन करता है और इसके मतलब कि जैसे अंतिम वंश के राजा कौन थे, जो वंश समाप्त हो उसका राजा कौन था। इसको आप एक नोट्स बना के अपना तैयार रखिए, कभी भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन क्या था? प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। देखिए राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कन्नौज में। फिर था उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए सारे क्वेश्चन ऑफिशियल है। क्वेश्चन क्या था? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपत सहाय। जो रघुपत सहाय जी हैं वो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए उर्दू शायरी में रघुपत सहाय और फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपत सहाय। वो कौन से शायर करते थे? उर्दू। फिर था उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं?
उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में क्या गाया जाता है? कजरी। देखिए, जब गुड़िया का त्योहार होता है तो कजरी लोग गाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो वो कौन से सूफी संत हैं? वो कौन से प्रसिद्ध सूफी संत हैं जहाँ पे देवा मेला आयोजित किया जाता है कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी में? तो वो कौन से हैं? वो हैं वारिस अली शाह। वारिस अली शाह। फिर क्वेश्चन था, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये करंट से लेकर क्वेश्चन था कि भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में वहाँ की जो राज्य सरकार है वो बारिश के मौसम में बारिश के पानी का संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया है छतों पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था। फिर था, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि वृद्धि झूम कृषि को कहते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश में खेती की कृषि वृद्धि झूम कृषि है उसको दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दहिया। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जो झूम कृषि है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर क्वेश्चन था, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो किताब ए नवरश। कौन सा? किताब ए नवरश। किताब ए नवरश। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह करता है? किताब ए नवरश। कर्नाटक संगीत में आलापन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। किसके समान होता है? आलाप के समान। कर्नाटक संगीत में आलापन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? तो होमी जहांगीर भाभा जी थे। जो होमी जहांगीर भाभा थे वो संगीत के प्रति अपना गहरा प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। कौन से वैज्ञानिक थे? होमी जहांगीर भाभा। ऐसे क्वेश्चन था। और था, पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना जायसी ने किया था। और ऐसे क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र में है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। ये था ऑफिशियल पेपर, आप लोग देख लीजिए। इसमें सारे क्वेश्चन जीएस के हम बता दिए आपको कैसे टाइप को लेकर पढ़ना है। फिर आइए इसका रीजनिंग का सॉल्व कराते हैं। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में इसका रीजनिंग का हम सॉल्व दे रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है और क्वेश्चन को आप पेपर वाइज सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।